अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत भारी साबित हुआ है। बल्ले के निशान के हुसूल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रगल है, जो उनकी तगदो है, वो न जाने अब कितने रोज़ जारी रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज फैसला सुना दिया है। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ इस वक्त भी सामने आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इस्तदा की गई थी कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकता, तो यूं लगता है कि बल्ले का निशान पीटीआई से एक मरतबा फिर छिन चुका है। हुक्म इम्तना वापस हो गया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का जो फैसला है वो बहाल हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने की जो अपील है उसको मंजूर कर लिया है और इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर आज ये जो फैसला सुनाया गया है, इसके बाद बहुत से सवालात जन्म लेते हैं और तहरीक इंसाफ के जो खदशात हैं वो जू के तू हैं और तमाम तर खदशात वही खड़े हैं जो उन्होंने कुछ महीने पहले उठाए थे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। बल्ले का निशान अगर नहीं मिलता तो बैरिस्टर गौहर जिस तरह से रहनुमा पीटीआई ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चंद रोज पहले भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है इस मामले पर और सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस सारे मामले को लेकर। अब सवाल यह पैदा होता है कि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस तरह के खदशात सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये इस्तदा की है कि तीर से मिलते जुलते जो निशानात हैं उनको ख़त्म किया जाए। क्या ये इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात को लेकर जो सवालात उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे आरिफ चौइस साहब जो कि माहिर कानून है, नादिर गबोल साहब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, नईम हैदर पंजूदा साहब से भी रब्ता करेंगे हम इस प्रोग्राम में। नादिर गबोल साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। इलेक्शंस को लेकर सवालात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की जानिब से उठाए जा रहे हैं। अब 8 फरवरी का दिन करीब है और जिस तरह से JUI फे की तरफ से कहा गया है, जो DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मौलाना फजलुर रहमान ने, कि माहौल इस तरह का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, अमन अमान का मसला है और अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती हुई देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कंसर्न्स हैं उससे मिलते जुलते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं इन इलेक्शंस में, जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसका इजहार किया कई मरतबा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कंसर्न्स हैं वो तो अपनी जगह है ही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रहा उस तरह से जिस तरह इलेक्शन से पहले नज़र आना चाहिए। और जब से पिछली असेंबली डिसॉल्व हुई है अगस्त 2023 से, उसके बाद से यही एक फीलिंग दी जा रही है कि एक सिंगल एक पार्टी है और एक साबका प्राइम मिनिस्टर है, उनको अनड्यू फेवर दिया जा रहा है और अनड्यू उनको एडवांटेज दिया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी इलेक्शन की तैयारी जोरों शोर से कर रही है। पब्लिक मीटिंग्स जल्द से 27 दिसंबर को ऑफिशियली हमने अपना कैंपेन लॉन्च कर लिया। आज भी बिलावल साहब अपने हल्का लाहौर में NA 127 में मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं। PTI की जहाँ तक बात है, उनका आई थिंक जो इशू है वो एक आइनी और कानूनी इशू है और उस पर वो खामखाई में आवाम को भी गुमराह कर रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके साथ कोई शायद विक्टिमाइजेशन की बिल्कुल गलत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई कैंडिडेट होता है, जैसे मैं कैंडिडेट हूँ, मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए हैं, तो आइन के अंदर जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो तो मैंने पूरी करनी है ना। मैं जाके रिटर्निंग ऑफिसर को बोलूँगी नहीं, मैं अपने बैंक स्टेटमेंट्स भी नहीं देता, मैं अपना शनाख्ती कार्ड भी अटेस्ट करा के नहीं आता और फिर भी वो एक्सेप्ट कर ले, ये तो गलत बात है ना। तो उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना था, वो सही तरह से नहीं कराया, एक ढोंग रचाया, 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने अपने मनपसंद जो साबका उनके चेयरमैन ने जिस शख्स को नॉमिनेट किया उसी को ही आप समझे कि एंडोर्स करके एक डमी अपना चेयरमैन बना लिया। तो ये चीजें इनको जिस तरह से चाहिए थी। नादिर साहब, जिस तरह से पीटीआई के रहनुमाओं को मुश्किलात दरपेश हुई कागजात नामजदगी जमा कराते हुए, और वो तो अभी भी सोशल मीडिया पर जो उनकी कुछ वीडियोस वायरल हैं वो तो बहुत से सवालात उठा रहे हैं। फहमीदा मिर्जा साहिबा और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जैसे फहमीदा मिर्जा साहिबा का
मखसूस नशिस्त पर जो कागजात नामजदगी हैं, किया है कि कैंडिडेट पोटेंशियल कैंडिडेट्स ने अपने जी जी, जो कागजात हैं आवाज कट रही पाकिस्तान थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के भी कुछ मुस्तरद हुए हैं, तो उसमें भी आपको वही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी जो पीटीआई ने की हैं? नहीं बिल्कुल ना, अगर कोई एक शख्स है जो इश्तिहारी है, अगर कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया एब्सकॉन्डर, पीटीआई के तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं ना, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई ऐसा होता पोटेंशियल कैंडिडेट, तो उसको भी जाहिर सी बात है, अगर वो कोई उसके ऊपर एफआईआर होती या अगर वो इश्तिहारी साबित होता या डिक्लेयर्ड होता, तो फिर वो अपने पेपर जमा नहीं कर सकता था। मेरा तो अल्लाह का शुक्र हूँ, ना मेरे ऊपर कोई एफआईआर है, ना मैं कोई इश्तिहारी हूँ, तो मेरे पेपर तो सक्सेसफुली सबमिट भी हो गए, स्क्रूटनी भी हो गई। बट पीटीआई के बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं, जैसे मुराद सईद हो गए, और भी बहुत सारे नाम थे, अली मोहम्मद साहब, दीगर और नाम है, वो जाहिर सी बात है उनको रिजेक्ट होना था, बिकॉज वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश नहीं हो रहे, जो उनके खिलाफ मुकदमे बने इस हुए, तरह अपने आप को कोई डिफेंड नहीं कर सके, प्रॉब्लम उनके कोई इस पास तरह की काफी पीपल्स टाइम था। पार्टी के साथ नहीं आनी हुई इस फेज में? नहीं, पीपल्स पार्टी को कोई एडवांटेज नहीं मिला। पीपल्स पार्टी का अगर कोई ऐसा शख्स होता, जिसमें अर्ज कर रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर एफआईआर होती तो उसको वही प्रॉब्लम फेस होती, पर क्योंकि ऐसे लोग कमिटेड हो या उन्होंने बेल ना लिया हो, ऐसे लोग होंगे बेशक। एग्जाम्पल कोई केस में उनका नाम चल रहा हो, जैसे चांडियो ब्रादरान है, आई बिलीव, कंबर जी, राब्ता हमारा नादिर कबूल साहब के साथ दोबारा बहाल करने की किया कि कोशिश अगर कोई करते ऐसा हैं। लीडर। जी जी, नादिर साहब। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही। जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि पीपल्स पार्टी के भी ऐसे काफी सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनके ऊपर एफआईआर। दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जो मेल पे आप पाकिस्तान अगर पीपल्स माहिर हो, पार्टी अगर के आप कंसर्न हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर वो भी किसी हद तक मिलते जुलते हैं। जी नादिर साहब, क्या फरमा रहे थे आप? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंसर्न तो कोई और है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज का नाजरीन अहम सवाल यह है कि क्या बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल पाएगा, और अगर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता तो फिर वो 2024 का इलेक्शन किस तरह से कंटेस्ट करेंगे? बैरिस्टर गौहर साहब तो इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा फरमा चुके हैं कि बायकॉट नहीं करेंगे, किसी और इंतखाबी निशान में, इंतखाबी मैदान में उतरेंगे और अवाम हमारे साथ है। ये तो पीटीआई का एक मौक़िफ़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने फैसला किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर कंसर्न्स अपने हाईलाइट करती रही है। नादिर कबूल साहब से हम इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। नादिर साहब, आप ने जो इस वक्त सूरत हाल देखी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और डेमोक्रेसी के लिए आपकी स्ट्रगल और तमाम तर हमेशा से स्टैंड रहा है, लेकिन ये जो 2024 के इलेक्शंस हैं, आप नून लीग पर तो तनकीद कर रहे हैं कि नून लीग को तमाम तर फील्ड मिल रही है या नून लीग के लिए आसानी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी सियासी हरीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ जो हो रहा है उस पर भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई स्टैंड होना चाहिए कि कम अज कम इलेक्शंस का जो प्रोसेस है उस पर अवाम को यकीन तो हो। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते आ रही है। आइन हमने दिया है पाकिस्तान को, तो हमें पता है कि आइन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आइन के मुताबिक अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की है, तो उसको फिर क्यों लीनियंसी क्यों शो करनी चाहिए उसको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माजी में तलवार छीना गया था, वो इस वजह से नहीं कि हमने कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरे नहीं किए थे, वो उस वक्त आमिर थे, उसने हमसे छीनी की थी। फिर मुशर्रफ ने तो हमारी पार्टी ही छीन ली, उसके बाद हमें 4P बनानी पड़ी और मखदूम अमीन फईद साहब को उसका प्रेसिडेंट बनाना पड़ा। उसके बाद फिर हम इलेक्शंस में गए, और हालांकि इलेक्शंस में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस तो थी, पेट्रियट्स भी बना ली। तो ये सारी चीजें तो हम इनसे गुजर चुके हैं। इसको हम बोलते हैं विक्टिमाइजेशन। पीटीआई के साथ विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही है, पीटीआई को कानून का सामना करना पड़ रहा है अपने गुनाहों का।
9 मई के जो वाकयात है, अगर पीटीए के अलावा कोई और भी पार्टी वो करती तो इतनी सख्ती से उसके साथ निपटना चाहिए था और निपटना जाता उसके साथ। अगर आप अमेरिका का एग्जाम्पल देख लें, जिसका एग्जाम्पल खुद जो बानी पीटीआई हैं वो हमेशा कहते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न जुडिशरी, वेस्ट में इंसाफ है, वेस्ट में अदल है। तो अभी वेस्ट में क्या हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप ने जो आवाम को उकसाया था, कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हमला कराया था, तो उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पे नाअहल डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अब इनको जो पीटीआई के जितने भी ये जिसको बोलते हैं ना हम फिदाई हैं साबका इनके चेयरमैन के, उनको अब समझना चाहिए कि अगर वेस्ट उनको इतना ही आइडियल एक लैंड दिखाया जाता था, तो वेस्ट में जो एग्जाम्पल सेट किया कम से कम उसको ही फॉलो करें। वहां पे तो सिर्फ कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हमला किया गया था, यहाँ पे तो तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, स्पेशली जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो हमारे जवान हैं, जो अपनी जान को दाव पे लगा के हमारी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, हमारी मुल्क के बॉर्डर्स की सेफ्टी, हमारे मुल्क की सालमियत को इंश्योर करते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो शोधा के जो स्टैचूज हैं उनकी जिस तरह से बेहरमती गई, उसके बाद तो कोई डाउट ही रहना नहीं चाहिए कि पीटीआई एक आई मीन शॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट टेररिस्ट पार्टी, आई मीन इसको ऑलमोस्ट मैं तो इसको टेररिज्म के अब दायरे में देखें इलेक्शंस करीब हैं और आप उसमें आपके कागजात भी उसमें मंजूर हो गए हैं, आप कंटेस्ट कर रहे हैं। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी बहुत से इल्ज़ामात लगते रहे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तख्तादार पर लटकाया गया तो उन पर भी इल्ज़ामात थे, और उससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी मुसीबतें या सियासी सऊबतें देखी हैं, हालात तो कशीदा हुए उनके लिए भी, आपके लिए भी, माजी करीब में भी। लेकिन अब सवाल तो ये है कि इलेक्शंस के अगर इस फेज़ में जाना है तो आवाम को तो आपने ट्रस्ट में लेना है कि इलेक्शंस मुल्क में हो रहे हैं, और जब तक आप मिसाक़े जमहूरियत करने वाली सियासी जमातें इस हवाले से स्टैंड नहीं लेंगी, तो अभी जरताज गुल साहिबा की जो वीडियो सामने आई, रेहाना डार साहिबा की जो वीडियो है, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी आहो बका जारी है कि हमारे घरों पर छापे या दफ्तरों पर छापे, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, जो भी सूरत हाल है, तो जमहूरियत की बात करने वाली जो सियासी जमातें हैं कम अज़ कम इस हवाले से तो कोई स्टैंड ले सकती हैं इलेक्शंस के माहौल में। नहीं, बिल्कुल स्टैंड हमने लिया है, तो उसके बाद ही तो इलेक्शंस का डेट आया सामने, वरना शुरू में तो यही लग रहा था कि ये इस तरह की बातें चल रही थी कि केयर टेकर सेटअप शायद 2 साल तक चलेगा या लॉन्ग टर्म चलेगा, या एक लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की बातें चल रही थी। ये आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी जो सड़कों पे निकल आई थी। अपना बिलावल साहब अपने केपीके के अंदर, चित्राल के अंदर, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर अपने जलसे उन्होंने स्टार्ट कर लिए थे और प्रेशर डालना शुरू कर दिया था कि इलेक्शंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। आवाम की जो मैंडेट है उसको चुराना नहीं चाहिए, आवाम की जो एक बेसिक राइट है वोट का, वो उससे महरूम नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही इलेक्शंस का डेट आपको याद होना चाहिए कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर सख्ती से मामला को निपटा और फिर 8 फरवरी का डेट सामने आया। वरना अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे छोड़ते, जैसे नून लीग तो शायद कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि हम जब बेहतर समझेंगे तभी इलेक्शंस कराएंगे, तो नून लीग को भी कोई इस चीज से कोई इख्तलाफ नहीं था कि इलेक्शंस बेशक डिले हो जाएं। बाकी भी, और बाकी पार्टीज तो शायद मौलाना साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि इलेक्शन को डिले करें। तो साफ जाहिर है कि इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो डेमोक्रेसी की बका के लिए जंग अपना जारी रख रही है और जो आवाम की जो मुश्किलात है उसको दूर करने के लिए बातें कर रही है। बाकी आपको कौन नजर आ रहा है मैदान में इस तरह की बातें करते हुए? लतीफ़ खोसा साहब का आज अदालत में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो कुछ हो रहा है ये मुल्क की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ, बदतरीन सूरत हाल पर कोई आंखें कैसे बंद कर सकता है। एतजाज़ अहसन साहब के भी यही तमाम तर स्टेटमेंट्स हैं, और जो दीगर जमहूरी आवाज़ें हैं वो भी इस वक्त यही हमें सुनाई दे रही हैं कि इलेक्शंस का माहौल बनाया तो जा रहा है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक सियासी जमात को लेकर बहुत ज़्यादा हालात तंग किए जा रहे हैं, कुशीदा किए जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बात जो जमहूरियत की करती है इस पर मुकम्मल खामोशी है। नहीं, देखें, एतजाज़ अहसन साहब एक बहुत सीनियर लॉयर हैं और खोसा साहब भी एक जाहिर सी बात है काफ़ी एजेड और एक्सपीरियंस लॉयर है, मगर वो पीटीआई की लॉयर हैं, तो वो एक जाहिर सी बात है वन साइडेड और बायस्ड बात ही करेंगे। उनको ये याद नहीं आता उनको कि माजी में हमारे जो बानी थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, उनको किस तरह उनका जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसका
सख्त उल्टा किया और फिर उनको इलीगली और अनजस्टली उनको जुडिशली असैसिनेट किया गया। उनको ये याद नहीं कि हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट 2 दफ़ा उल्टी गई, और जिस तरह मैं आपको बता रहा था 2002 में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए थे, उसके बावजूद हमें गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया गया, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारे जो मेंबर्स थे, एमएनएस थे, उनको खरीदा गया या डराया गया और एक पेट्रियट ग्रुप बनाया, जिसके बाद फिर इनकी किंग्स पार्टी पीएमएलक्यू गवर्नमेंट बनाने में उस वक्त जबरदस्ती कामयाब किया गया था। तो देखिए ये बातें तो हिस्ट्री से ढकी छुपी नहीं है, ये सारी फैक्चुअल और हिस्टोरिकल बातें हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो कानून की बालादस्ती में ये चीज़ आती है। अगर बानी पीटीआई हमेशा से कहते थे कि अदल, इंसाफ, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, तो फिर अभी उनको इन चीज़ों से क्यों इख्तलाफ है? वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने आवाम को उकसाया था आर्म्ड फोर्सेस और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। वो इन चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा ये मीर सादिक और मीर जाफर वाली बातें और अवाम और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके बीच में एक खला को बढ़ाया, एक नफरतें पैदा की, जिसके बाद 9 मई के वाक़यात सामने आए। ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है और खोसा साहब को और एतजाज हसन साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो पहले नहीं हुआ, उनको वो ये कहना चाहिए कि जो पीटीआई ने किया है वो मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ है। हमारे जब लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया तो हम आर्मी के खिलाफ नहीं गए, हमारे वर्कर्स ने अपने आप को जला दिया एहतजाज में, मगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस को और शोधा के जो स्टैचूज हैं उनको जलाया, उनको नुकसान नहीं दिया। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया नादिर कबूल साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अहम सियासी डेवलपमेंट्स पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब कुछ अहम सर्वेज पाकिस्तान की मईशत से जुड़े हुए सामने आए हैं और डॉलर को लेकर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि डॉलर आज तो कदर में कमी आई, लेकिन आने वाले दिनों में डॉलर कहां खड़ा है। गैलप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2023 की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट जाहिर करती है कि 2023 की दूसरी तिमाही के मुकाबले में बहुत कम कारोबारी हजरात मुस्तकबिल के हालात और मुल्क की समत से मुतल्लिक मायूसी का शिकार है। गैलप पाकिस्तान के एक बयान में कहा गया है कि मौजूदा मुआशी और सियासी बहरान की वजह से कारोबारी तबके में अदम तहफ़्फ़ुज़ अब भी बरकरार है, लेकिन कारोबारी तबका मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा पुरुमीद है। इस बयान में यह भी कहा गया है कि महंगाई, यूटिलिटी बिल्स और सियासी अदम इस्तेहकाम ताजे बिरादरी में बढ़ते हुए खदशात का बायस है, लेकिन मजमूई तौर पर गुज़श्ता तिमाही के मुकाबले में कम कारोबारी इदारे मायूसी का इजहार कर रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक 61% कारोबारी इदारों ने मुस्तकबिल के बारे में मुस्बत तवक्कुआत का इजहार किया है, जबकि 38% ने हालात मजीद खराब होने के खदशे का इजहार किया है। मुस्तकबिल के कारोबारी एतमाद का नेट स्कोर 42% बेहतरी के साथ 22% मुस्बत रहा है और मुल्क की समत के बारे में कारोबारी इदारों के तासुरात में भी गुज़श्ता 2 तिमाही के मुकाबले में बेहतरी आई है और 26% जवाब दहिंदगान के मुताबिक पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है तो क्या मुस्तहकम भी मामलात रहेंगे और डॉलर इलेक्शन से पहले या फिर हुकूमत तश्कील पाने के बाद डॉलर कहां पर खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग, इवन हर चीज डॉलर से लिंक करती है, डॉलर से जुड़ी हुई है। उधर डॉलर महंगा होता है, इधर हर चीज जो है पाकिस्तान में जो मुआशी बेचैनी है उसमें इजाफा हो जाता है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता हफ्ते आपने प्रोग्राम में कहा था कि जो डॉलर है ये तो 350 या 400 पर जाकर ब्रेक लगाएगा, इलेक्शंस के करीब या फिर इलेक्शंस के बाद जो सूरत हाल है इकॉनमी की वो बिगाड़ का शिकार हो सकती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है, मामला बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, सियासी इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम भी नजर आ रहा है? सियासी इस्तेहकाम तो कहीं से भी नहीं है। एक पार्टी तो बिल्कुल आउट हो गई और दूसरा बात निज़ाम जो आपके सामने है। ये इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताता चलूं कि ये डॉलर बॉन्ड का जो मामला है, इसके बढ़ने की सबसे बड़ी रीजन नवाज शरीफ साहब का आना है और उनको लाना है।
यानी याद रखिए कि डॉलर जब इंक्रीज होता है तो आपकी जो इंटरनल करेंसी यानी मुल्क की करेंसी है वो हाई रिस्क पे चली जाती है। तो यही मैंने आपको अर्ज की थी कि पहले भी इसहाक डार साहब को इसलिए लाया गया था कि पाकिस्तान को जो है वो पनामा, इक्वाडोर, कंबोडिया, जिम्बाब्वे बना दिया जाए। तो वही मेरी बात दुरुस्त हो गई कि डॉलर बॉन्ड का जो है वो उसको इशू करने का मतलब जो होता है वो जरा अवामी तौर पे मैं समझाना चाहता हूं कि डॉलर बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए जो डॉलर खरीदता है वो आउटसाइड द जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो यूएसए के होते हैं या फॉरेन कंट्री के होते हैं, या गवर्नमेंट्स उनसे वो डॉलर बॉन्ड खरीदती है। इससे जो आपकी इसको इमर्जिंग मार्केट कहते हैं, यानी जितनी गुर्बत होगी, जितनी अफलास होगी, जितनी यहाँ पाकिस्तान के अंदर बेकारीपन आएगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि 70 करोड़ डॉलर सिर्फ हमने लेना है आईएमएफ से जो पिछले बेल आउट पैकेज का है, यानी स्टैंड बाय एग्रीमेंट में, यानी 24 जो हमने 24 टाइम जो हमने आईएमएफ जाना है, पूरा प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पिछले स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ 70 करोड़ पे भी आपका वो हार्ड रिव्यू ले रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जितना आपको कमजोर करते जाते हैं, आपके के सारे चने, फॉर एग्जाम्पल आपका पीआईए, आपका स्टील मिल, आपके के सारे तमाम जितने भी आपके एसेट्स हैं, उसी की बेस के ऊपर आप डॉलर बॉन्ड बनाते हैं ना। बॉन्ड तो ऐसे नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है पाकिस्तान को आपने गिरवी रख के डॉलर बॉन्ड बनाया, और डॉलर बॉन्ड बनाकर आपने जो है वो करेंसी को रिस्क पे लगा दिया। 2024 के अंदर आपकी करेंसी, आपकी जो पाकिस्तान की वैल्यू है करेंसी की, वो नीचे चली जाएगी। ब्लूमबर्ग जो आपके साथ वो बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि टेक्निकली जब आईएमएफ आ जाएगा, आईएमएफ के मुकम्मल प्रोग्राम में होंगे, तो आपकी महंगाई बढ़ जाएगी, शदीद महंगाई होगी, पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी जाएगी, एलएनजी आपकी बढ़ा दी जाएगी, गैस आपकी बढ़ा दी जाएगी, आपसे हर तरह के टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। उसकी वजह से ये जो सारा मामलात है वो आईएमएफ की स्ट्रक्चरिंग की वजह से, जिसको वो रिस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रक्चरिंग का नाम देते हैं, रिफॉर्म्स का नाम देते हैं, उससे फायदा हो जाएगा। तो हुकूमती खजाने के थ्रू आईएमएफ को फायदा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जड़ें तो ऑलरेडी खोखली हो गई, स्टेट बैंक ऑलरेडी जो है वो आईएमएफ के हाथ में जो है वो पपेट की तरह खेलता है, उसका वजारत खजाना के अंदर कंट्रोल नहीं है। इस तरीके से पाकिस्तान के तमाम एसेट जो है वो वुलनरेबल हो गए हैं, यानी उनके हाथ में आ गए हैं। यानी अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो डॉलर बॉन्ड है उसकी मैं आपको अंदाजा बता देता हूं कि इस वक्त जो है आपके पाकिस्तान का जो डेट आपने देना है 233 बिलियन है, फिर एक्सटर्नल पब्लिक डेट जो है वो 86.6 बिलियन है, डेट सर्विसिंग जो है वो 25 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगी 24 के अंदर, और पाकिस्तान को जो टोटल सर्विसिंग है वो 28% है, और इसके अलावा पाकिस्तान को 3 साल में सिर्फ 77.5 बिलियन जो है वो डॉलर आपने अपना जो सूद सिर्फ देना है। यानी यहां अंदाजा लगाइए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 29 जहाज में से अब 15 जहाज पीआईए के रह गए, और आपने 270 अरब रुपए का कमर्शियल बैंक से कर्जा लिया हुआ है, और 8 अरब खाली सूद का कर्जा सूद देना है, इंटरेस्ट। तो इसके साथ अगर वो दिवालिया हो जाता है तो आप अंदाजा लगा लें कि ये कहां चला जाएगा। फिर इसकी कीमत जैसे ही बढ़ेगी तो यूरो ये डॉलर में चली जाएगी। जब डॉलर इसके खरीद देंगे तो ये कोई भी आदमी आकर के पीआईए के अंदर, यानी आपका पोर्ट मिल जाएगा, एविएशन मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, तो कोई भी इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट का इन्वेस्टर आकर इसको खरीद लेगा, अपने जहाज चला देगा, आपके गरीब मुल्क में से उसकी इंडस्ट्री उसके हाथ में चली जाएगी और प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सवाल यह है, ये जिस रिपोर्ट का हमने जिक्र किया आपसे गुफ्तगू करते हुए, कि अब जो कारोबारी तबका है पाकिस्तान में, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो किसी हद तक मुतमईन है। और 2 हफ्ते तकरीबन कबल जो निगरान प्राइम मिनिस्टर की स्टॉक एक्सचेंज में मुलाकात हुई बिजनेस कम्युनिटी से कराची में, उस वक्त भी उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि, और एक जो बिजनेसमैन है उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर ये निगरान सेटअप भी चले 2 साल तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, मामला तब किसी हद तक मुस्तहकम है। तो किसी तौर भी उम्मीद नहीं नजर आ रही कारोबारी कम्युनिटी के तरफ से, तो एक मुस्बत जो है वो सामने आ रही है। आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई 60 करोड़ की कोठी हो और वो जब उस यानी प्राइस का बेड़ा गर्क हो जाएगा और 60 करोड़ मैंने जमा करके रखे हुए हो, और वो मुझे जो वो घर जो है वो तकरीबन सिर्फ 4.5 करोड़ का मिलेगा, तो मुझे फायदा है नुकसान है? जाहिर है फायदा।
तो फिर मैं वो पैनिक सेलिंग करेगा, मैं पैनिक बाइंग करूंगा, यही इंटरनेशनल मार्केट करेगा। इस टाइम पर पाकिस्तान जो है वो पैनिक सेलिंग के ऊपर आ चुका है। तमाम ये जो आपका जो मुनासिब बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टर्स हैं, मियां मंशा का नाम ना लेना, मियां मंशा से लेकर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको तो फायदा ही फायदा है, उनकी चांदी है। फिर इसी तरीके से जो डॉलर बॉन्ड खरीद चुके हैं उनकी चांदी है, जो बड़े इन्वेस्टर है उनकी चांदी है, जिनके बिजनेस मेनली वहां से ऑपरेट कर रहे हैं और यहां से आउटसोर्स उन्होंने किया हुआ है, उनकी चांदी है। लेकिन जो टोटल पाकिस्तान की आबादी है, जिस तरीके से आपको टर्की की एग्जांपल मैं दे दूं कि 84.76 यानी इतनी बड़ी इन्फ्लेशन हो चुकी है वहां पे भी यही तमाशे चल रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की मैंने इन्फ्लेशन आपको 70% की बता रहा हूं। तो गुर्बत की हालत यह होगी कि मैंने आपको कहा है कि अंडे खाना भूल जाएंगे। अच्छा खासा मुतवस्त आदमी अंडा खरीदते हुए, एक अंडा खरीदते हुए वो तरस जाएगा, और मुर्गी खरीदते आपको लग पता जाएगा। ये मैं सस्ती बातें कर रहा हूं, लेकिन मैंने डॉलर की गेम जो आपको बताई 2023 तक 93% के ऊपर आपका डॉलर बॉन्ड गया है। तो डॉलर बॉन्ड से आपके गरीब को तो फायदा नहीं होना ना। डॉलर बॉन्ड से इंडस्ट्री नहीं लग रही, डॉलर बॉन्ड से आपकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज नहीं लग रही, यहां से कुछ नहीं होना। इसका सारा फायदा जो है वो इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट को हो रहा है, इन्वेस्टर्स को हो रहा है। एल सिल्वाडोर जो है जैसे पनामा हो गया, इक्वाडोर हो गया, कंबोडिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, एल सिल्वाडोर से भी ऊपर पाकिस्तान आ गया। अच्छा, अभी जो इलेक्शन से पहले डॉक्टर साहब, अभी इलेक्शन से पहले जो तकरीबन अब 1 महीना है हमारे पास, और फिर 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन इस 1 महीने में जो निगरान सेटअप है दोबारा से आईएमएफ के पास जाएगा बेल आउट पैकेज के लिए, और आईएमएफ के साथ हमारी जितनी डील्स चली इस निगरान सेटअप में गुज़श्ता 16 महीने पीडीएम के दौर में, उसका तसलसल भी मुस्तकबिल में देख रहे हैं? जी, वो लाइन पे लगे हुए हैं। आपकी निगरान हुकूमत सिर्फ 70 करोड़ के लिए नाक दोबारा रगड़ रही है और दोबारा बताएगी कि हम हर चीज महंगी कर रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, बाकी मदों के अंदर भी टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, सर्विसिंग के अंदर भी टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, जहां जहां वो टैक्स हो सकता है वो बढ़ाएंगे। अच्छा, निगरान सेटअप के ऊपर मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान में 36% बिजनेसमैन ऐसे हैं, और बाकी बिजनेस कम्युनिटी मेमन से लेकर बाकी सारी जो कम्युनिटीज हैं वो ये चाहती हैं कि निगरान सेटअप कायम रहे। उसकी वजह यह है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो हॉल्ट पे लगी हुई है और आपको नुकसान, बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान नहीं हो रहा, उनको सब्सिडी भी आ रही है, फायदा भी हो रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वो क्या हो रहा है कि जब मुल्क में तरक्की नहीं हो रही तो उनकी जो सारी की सारी जो है वो सस्ते दामों वो चीजें इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं। इस टाइम पर वो पैनिक जब सेलिंग हो रही है तो वो पैनिक बाइंग कर रहे हैं, तो महंगी महंगी फैक्ट्रियां भी जो हैं वो कौड़ियों के भाव लोग बेच रहे हैं, तो वो बेच के वो अमीर होते जा रहे हैं। अगर आप देखें कि इंडिया की आपकी करेंसी कहां चली गई, ढाका आपकी, बंगला की किधर चली गई, पाकिस्तान की आपकी और काम हो जाएगी। तो 2024 के अंदर आपने 24वें रिव्यू में जाना है, और इसके लिए नाक रगड़ेंगे और इतनी बड़ी सख्त किस्म की आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो वो टोटल जो मलबा है वो सिर्फ गरीब पे उतरेगा। ये नैरो डाउन 2% अशराफिया जो है वो मजीद अमीर हो जाएगी। ठीक तो है, जैसे मैंने आपको नाजिब बिन हसीन का कहा था, वो वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा है, बाकी सब ने भी कहा है। फिर वो क्या होगा कि आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ब्लैकमेल हो जाएंगे। फिर चाहे आप बलूचिस्तान बेचें, बलूचिस्तान के टुकड़े हो जाएं, बलूचिस्तान के सारे मिनरल्स बेच दें, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पर पर सब कुछ चला जाए, बलूचिस्तान भी कायम रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं खुदा ना खासा सुमा माजल्ला, गॉड फॉरबिड, ये सारे के सारे जगह के ऊपर वर्ल्ड बैंक ही आपसे ये जगह आपसे ले लेगा, ये पाकिस्तान को तोड़ देंगे। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, 2024 मईशत का बदतरीन वक्त होगा। आप मुसलसल मेरे से देखते जाइएगा और मुझसे सुनते जाइएगा। आराम से मैं एक लफ्ज बताना चाह रहा हूं कि डॉलर बॉन्ड इंक्रीज करेंसी रिस्क, ये सादा मईशत है, और आईएमएफ आपके पूरी, अभी आपको ना निगरान हुकूमत की जरूरत है। अच्छा। नवाज शरीफ का तो नाम लगाना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ को इसलिए ला रहे हैं ताकि पाकिस्तान को शायद डॉलराइज्ड मुल्क बना दें, यानी हर चीज ही डॉलर पे हो जाएगी और गरीब गरीबतर हो जाएगा। आप भूल जाएंगे, आप कीनिया से भी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। अब इलेक्शन से पहले जो एक इंतखाबी मंशूर सियासी जमातों का होता है, या आप देखते हैं, हमने माजी के इलेक्शन में देखा, उस वक्त तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे, अब तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। पीटीआई तो बिल्कुल इस वक्त मंजर आम से गायब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो चंद नकात पेश किए, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ताजर कम्युनिटी के साथ उनकी मुलाकात हुई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उन्होंने थोड़ा सा इजहार किया। इस वक्त जो सियासी जमातें हैं इस इंतखाबी मैदान में,
अभी उन्होंने बाकायदा तौर पर पेश तो नहीं किया अपना क्या मुआशी प्लान है, लेकिन आपको क्या लगता है बतौर एक एक्सपर्ट जो नून लीग की तरफ से बयानिया बनाया गया या जो मंशूर पेश किया गया बाकायदा नहीं कि हम आएंगे तो जो हमने पाकिस्तान माजी में छोड़ा था अपनी गवर्नमेंट में वही पाकिस्तान दोबारा बनेगा, ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा। नवाज शरीफ जब से आए हैं तो आपने देखा है कि उन्होंने पब्लिक इंटरेक्शन नहीं किए, जलसे नहीं किए, लेकिन सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिले हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। अच्छा, उन सबको उन्होंने एक ही बात की है कि मैं अनकन्वेंशनल मार्केट कर दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन उड़ा दूंगा, टैक्स आपके ऊपर, आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो बिजली का बिल पहले भी अदा नहीं करते ना अदा करना। टोटल लफ्ज इन्होंने बोला है कि अनकन्वेंशनल तरीकाकार मैं राइज कर दूंगा। ये बिजनेसमैन कम्युनिटी जो होती है, यही बेसिकली वो आपकी कोर लोग होते हैं जो कि आपके सियासी लोगों को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्हीं के मुताबिक चलता है, इनको गरीब से कोई लेना देना नहीं होता, इनको अपनी मुनाफे से लेना देना होता है। तो अब ये सारा मामला हो चुका है, ये सारी गेम बन चुकी है, रिजल्ट्स तो पहले ही आ चुके हैं, मैंने बता तो दिया आपको। और इवन आप ये देखें कि पीटीवी के ऊपर एक पैकेज चला है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नून लीग का बताया जा रहा है कि पंजाब निहायत मुस्तहकम और मजबूत है और उनकी जो है वो सारी कॉन्सिक्वेंसीज उनके हाथ में है। तो अंदाजा करें कि स्टेट टीवी के ऊपर जब इंटरिम गवर्नमेंट का हालत ये होगी कि अनवारुल हक काकड़ और उसके सारे लोग जो हैं वो स्टेट मशीनरी और तमाम सिस्टम को मुस्लिम लीग नून के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आपका वोटर टर्नआउट तो बिल्कुल मतलब ना भी आए तो निजाम सारा का सारा क्या से चलेगा। वो अलग बात है कि इनको गेम समझ में नहीं आ रही। गेम अगर आसिफ जरदारी कर जाए तो अलग बात है। जिस तरीके से आपका जो है वो अभी का जो आजकल टेक्सटाइल आपका जो मिनिस्टर है वो गौहर एजाज, अब गौहर एजाज लंबे बुलंद बांग दावे कर रहा है लेकिन उससे हो कुछ नहीं रहा। टेक्निकली बिजनेस कम्युनिटी ये चाहती है कि यही निगरान सेटअप रहे और हमें मुनाफा मिलता रहे। नून लीग का उससे भी ज्यादा नून लीग उनको फायदा दे। अच्छा डॉक्टर साहब, नून लीग की तरफ से अब जब मियां साहब वापस आए, उन्होंने अपने 21 अक्टूबर के जलसे में भी कहा, रहनुमा उनके मुतअद्दिद मर्तबा यही कह रहे हैं कि हम IMF से वाइंड अप करके तमाम तर मामलात और IMF के इन तमाम तर पैकेज और चुंगल से बाहर निकल चुके थे, दोबारा PTI ने घसीटा है इसमें और हम दोबारा इसको IMF से बाहर निकालेंगे। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। आपको 70 करोड़ के लिए आप जो है वो नाक रगड़ रहे हैं। अभी आपको मैंने इतना बड़ा बताया कि आपने तकरीबन इतना ज्यादा आपने डेट देना है। सिर्फ इसी साल के अंदर 8.6 ट्रिलियन रुपीस का आपने जो है वो सिर्फ सूद अदा करना है। तो आप अंदाजा करें कि आपको 24 पैकेज के अंदर जाना पड़ेगा जो उनका है, और बाकी कर्जे आप रोल ओवर करवाने वाले हैं। ये सारे के सारे रोल ओवर कराते रहेंगे और पाकिस्तान इतनी पस्ती का शिकार हो जाएगा, माशी बहरान का शिकार हो जाएगा कि ये नवाज शरीफ को लाने के मकासद ही यही हैं। आप ये भी देख लें, मैं आपको सिर्फ एक आपके नाजरीन को बताता चलूं कि एक डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा पनामा केस के ऊपर। उसमें आप देख लीजिएगा कि आज़रबाईजान के अंदर एक करप्ट तरीन जो सदर है वो बैठा है और उसने ब्रिटिश पेट्रोलियम समेत सारे होटल्स किस तरीके से अपने नाम पे लिए हुए, और मेफेयर के अंदर उसने 11 साल के बेटे के ऊपर के नाम पर एक वहां पर जो है वो एक घर लिया हुआ है। ये नवाज शरीफ फैमिली को भी इसी तरीके से यहां पर लुट मचाने के लिए लाया गया है और ये आपकी अशराफिया जो है वो उसके ऊपर फायदा लेगी, क्योंकि IMF का स्ट्रक्चर वो चाहते हैं कि जब वो कहें कि रेट बढ़ा दो तो बढ़ा दे। तो अगर PTI की बात करते हैं तो टेक्सटाइल उस जमाने के अंदर 5.5 की शरह नमू से ऊपर बढ़ रही थी। तो मुझे बताएं उस टाइम पे तो टेक्सटाइल सबसे अच्छी जा रही थी, कंपेटिटिव प्राइस दिए थे, सब्सिडी नहीं दी थी। तो कंपैरिजन के अंदर अगर मैं आया तो सबसे ज्यादा कर्जा उन्होंने वापस किया था रोल ओवर कराने के बजाय। तो अभी तो आप तैयार हो जाएं कि आपको बिलियन ऑफ डॉलर चाइना ने माफ कोई नहीं करना, और आपको सबसे बड़ा फायदा जो है वो सिर्फ अमेरिका के साथ है। और अभी आप बगैर वजह के जो तशरीफ लेकर आए हैं जनरल साहब, तो सिर्फ और सिर्फ $50 मिलियन वैसे ही ले आए हैं। तो वैसे ही क्यों दिए उन्होंने? तो अब $4 बिलियन अलग से दे दिए, तो वैसे कौन किसी को पैसे देता है? तो हार्ड कैश के मकासद हुआ करते हैं, उसको हमने समझ लिया है। मैंने सिर्फ आपको ये बात बता दी है कि गरीबों को बता दें, जो मुनासिब बच्चे हैं वो अपना इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें और पाकिस्तान से निकलने की करें, नहीं तो यहाँ जलील ख्वार होकर तड़प तड़प के मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब प्रोग्राम वक्त देने। हम तो यही दुआ गो है कि अल्लाह ताला जो 2024 है, नया साल है और इलेक्शंस का साल है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेकर आए। लेकिन जो मुआशी माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरह से अभी डॉक्टर हसनैन जावेद की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मईशत के हवाले से, पाकिस्तान में कारोबार के हवाले से, कुछ
मुस्बत तज्जिया या मुस्बत खबरें नहीं दे रहे और सियासी अदम इस्तेहकाम भी सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक बरकरार रहेगा 2024 में। लेकिन हमारी दुआ तमाम तर सूरत हाल के बिल्कुल बरक्स है। रुखसान मीर को न्यूज़ फीड से दें इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।